डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक जानकारियां पहुंचती हैं उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर कृषि के क्षेत्र के लिए हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य ये है कि देश के 100 ऐसे जिले जो कि विकास के क्षेत्र में थोड़ा पीछे रह गए हैं, उन्हें कैसे विकसित किया जाए। सरकार इन जिलों पर विशेष तौर पर फोकस कर रही है। तो आइए जानते हैं योजना का सार हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जिला स्तर पर कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम है। इसका वादा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान किया था। योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कम विकसित 100 जिलों को कवर करने की बात कही गई है। ये ऐसे जिले हैं जहां कृषि उत्पादकता कम है, जहां फसलों की बुआई भी कम हो रही है और जहां ऋण मानदंड भी औसत से कम है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण बहुत जरूरी है, इसलिए ये योजना फसल विविधता पर भी ध्यान केंद्रित करती है। फसल विविधीकरण का मतलब एक जगह पर एक से अधिक फसल उगाना है। ऐसा करने से मौसम और बाजार भाव में उतार चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान का जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने पर भी जोर देती है। सतत कृषि के अंतर्गत ऐसी पद्धतियां आती हैं जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन और फाइबर की जरूरतों को पूरा कर सकें। फसलों की कम बुआई का प्रमुख कारण सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। यही वजह है कि इस योजना में सिंचाई सुविधाओं में सुधार की भी बात कही गई है। उपज बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भंडारण की समस्या उत्पन्न होगी। यही वजह है कि इस योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर उपज भंडारण की सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। कई बार किसान पूंजी के अभाव में सही से खेती नहीं कर पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में दीर्घ और लघु अवधि के ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने की बात कही गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से 1,70,00,000 किसानों को फायदा पहुंचने की संभावना है। दरअसल बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने विकास के जिन 4 महत्वपूर्ण इंजनों का जिक्र किया था, उनमें कृषि क्षेत्र भी शामिल था। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इसी के अंतर्गत उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। आइए बात करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान से और इस योजना की बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं श्री देवेश चतुर्वेदी जी, जो कि सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। तो सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस योजना का उद्देश्य क्या है और कैसे इससे जो हम 100 जिलों की बात कर रहे हैं उनकी तस्वीर बदली जाएगी। देखिए, ऐसा है, ये हम लोग ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की आकांक्षी जनपद योजना आरंभ की थी कुछ वर्ष पहले, जिसमें जो सफलता पाई गई कि हम लोग होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से, कन्वर्जेंस से एक जनपद के जो बेसिक डेवलपमेंट के सोशल इंडिकेटर्स के पैरामीटर्स को ऊपर उठा सके, उससे प्रेरणा लेके ये कृषि सेक्टर में भी उसी प्रकार के ऐसे 100 जनपद चयनित किए गए हैं जो प्रोडक्टिविटी, क्रेडिट फ्लो और साथ ही साथ लैंड यूज़, एग्रीकल्चर लैंड यूज़ में हम पीछे हैं। और उन 100 जनपदों को अब हम इसी तरह से होलिस्टिक प्लानिंग करके और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके हम लोग वहाँ की प्रोडक्टिविटी, क्रेडिट और इनकम्स बढ़ाने के लिए हम समन्वित प्रयास करेंगे। इसी उद्देश्य से ये योजना को शुभारंभ किया गया है। जी, तो सर, जैसा कि आपने बताया कि 100 ऐसे ज़िले हैं, तो इन्हें चयनित करने का, इन्हें सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? कौन से मानक ध्यान में रखे गए, किन बिंदुओं के आधार पर ऐसे ज़िले चयन किए गए इनका? देखिए, जो मुख्य रूप से ये ज़िले जो लिए गए हैं ये कृषि प्रधान होने चाहिए, मतलब यहाँ साइजेबल जो है एरिया कृषि का होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्टिविटी, जो मुख्य फसलें थी, चाहे वो क्रॉप की हो, और हॉर्टिकल्चर में भी हम लोगों ने जो 3 क्रॉप्स ली हैं, टॉप क्रॉप्स जिसे कहते हैं टोमेटो, अनियन, पोटैटो, इनकी प्रोडक्टिविटी जो है राज्य के औसत से काफ़ी कम रही हो। साथ ही साथ अगर हम लोग आइडियली कम से कम कई जगह पे तो 3 फसल भी एक हम लोग साल में ले लेते हैं, लेकिन उन ऐसे जनपद हैं जिनमें हम एक फसल ही ले पाते हों, जिसकी वजह से क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत कम है। तो उन जनपदों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। और साथ ही साथ जहां क्रेडिट, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड या क्रॉप लोन बहुत कम हुआ हो विभिन्न कारणों से, तो वहाँ पर ये 3 क्राइटेरिया को हमने जोड़ के एक क्राइटेरिया, एक कंपोजिट क्राइटेरिया बनाया। उसमें जो हर राज्य के जो को हम लोगों ने कवर किया है, उनका राज्य का जो क्षेत्रफल था उसके आधार पर और जितने किसान वहाँ पर हैं उसके आधार पर हमने राज्यों में कितने जनपद होंगे, कोशिश की है कम से कम एक जनपद हर राज्य में हो, और फिर उस राज्य में कौन से वो जनपद होंगे वो इस क्राइटेरिया से तय करके हम लोगों ने चयनित किया। जी सर, जब इस तरह के ज़िलों को समझने का प्रयास किया गया और ज़मीनी स्तर पर कहाँ कमियां हैं इन्हें भी जानने की कोशिश की गई होगी, तो जब पूरे देश में हम देख रहे हैं कि हमारा देश कृषि के क्षेत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है, हम अब खाद्यान्न की स्थिति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो ये ज़िले पीछे क्यों छूट गए? क्या कमी रह गई? क्या इसके बारे में भी हम जान पाए? हाँ, जैसे आपने सही कहा कि हम लोग एक फूड स्कैर्स कंट्री थे, फूड डेफिसिट कंट्री थे जब आज़ाद हुए थे, और उसके बाद पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते गए। हम आज की तिथि पे पिछले 10-12 वर्षों में भी जो कार्य हुआ है उस पर हमारी उत्पादन जो है और उत्पादकता बहुत बढ़ी है। हॉर्टिकल्चर का उत्पादन हमारा अब जो एग्रीकल्चर क्रॉप के उत्पादन से ज़्यादा हो गया है। एलाइड सेक्टर्स जो हमारे फिशरीज़ हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, उसकी ग्रोथ रेट कहीं ज़्यादा चल रही है और वो हम वहाँ पर हम लोग टॉप मिल्क प्रोड्यूसर हो गए हैं। हम जो है कई फसलों में नंबर 1 पे हैं पूरे देश, पूरे विश्व में। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने में आया है कि ये जो बढ़त हुआ तो बढ़त हर जगह हुई, लेकिन कुछ जनपद या कुछ ऐसे क्षेत्र जो हैं उसमें अपेक्षाकृत उतनी बढ़त नहीं हो पाई है। उसका कारण हो सकता है कि ज़मीन की उपजाऊ स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ इरिगेशन के व्यवस्था या तो कम है या है भी तो उसका उपयोग पूरे संतुलित प्रकार से नहीं हो पा रहा। किसानों के पास अच्छे बीज नहीं पहुँच पाए हैं, उनके पास अच्छी तकनीक नहीं पहुँच पाई है, उनको एडवाइजरीज जो मिलनी चाहिए वेदर की वो अगर समय से मिले तो वो बेहतर प्रबंध अपना कर सकें। तो ये कई मल्टीपल कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वहाँ पर ये जो पैरामीटर्स हमने जो बताए थे वो
पूरे नहीं हो पाए हो सकता है वो क्षेत्र जो है वहाँ पर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो कम वो बहुत बड़ी संख्या में हो और उनके पास पहुंच योजनाओं की पहुंच ना हो पाई हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए और जैसे कि हमारे सरकार की नीति है अंत्योदय की कि जो सबसे पिरामिड में जो सबसे लास्ट है उसको हमें उठाना है, तो उसी प्रकार से ऐसे 100 जनपद जो राज्य के औसत से या नेशनल औसत से सबसे नीचे हैं उनको हम लोग ऊपर उठाएंगे तो ओवरऑल देश की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वहाँ के किसानों का भी जो है बहुत बड़ा उसमें वहाँ पर इनकम का इजाफा होगा और एक जनरल प्रॉस्पेरिटी उस क्षेत्र में बढ़ेगी। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि ऐसे ज़िले जो कि कमज़ोर रह गए हैं उन्हें भी कैसे लाभ पहुंचाया जाए और हर किसान तक फ़ायदा पहुंचे, यही उद्देश्य इस योजना का। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फसल विविधीकरण को भी क्या इन ज़िलों में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के समय में सरकार भी इसे काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है और समय की मांग भी है, किसान भी चाहते हैं कि अलग अलग तरह की फसलें हों, रिस्क भी कम हो जाता है। जी हाँ, देखिए विविधीकरण की जब हम बात करते हैं कृषि में तो 3 प्रकार के विविधीकरण की हम बात करते हैं। पहला तो ये कि जो ट्रेडिशनल फसल है, मान लीजिए गेहूं है या धान भी है, उसकी कुछ एग्जोटिक वैरायटीज़ आती हैं, कहीं कहीं पर जीआई जैसे बासमती है या काला नमक है, इस तरह के चावल की किस्म होती है जो ज़्यादा जो है मूल्य मिल जाता है किसानों को और एक्सपोर्ट भी हो सकती है। तो एक विविधीकरण है कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स में हम जो है एग्जोटिक वैरायटीज़ को हम ज़्यादा बढ़ावा दें जिससे कि किसानों को की आय बढ़े। दूसरा विविधीकरण होता है कि हम धान गेहूं से हटके जो है हम अन्य जिस पे हमें देश की आवश्यकता है, जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पल्सेस है, ऑयल सीड्स हैं, इस प्रकार की फसलों को हम अधिक से अधिक बढ़ावा दें जिससे कि हमारे देश पर निर्भरता जो बाहर के इंपोर्ट पे है वो भी कम होगी और किसानों को भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और तीसरा विविधीकरण होता है कि हम एग्रीकल्चर से अलाइड एक्टिविटीज़ में भी हम किसानों को ले जाएं, जिसमें फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, इस तरह के आते हैं। तो इसीलिए पूरे योजना का इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि केवल कृषि ही नहीं, कृषि के जो अलाइड सेक्टर्स हैं उन विभागों को भी इससे जोड़ा गया है और वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे योजना के सफल संचालन में निभाएंगे। जी सर, एक और हम विश्व स्तर पर चुनौती देख रहे हैं और क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो इस पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो है जलवायु परिवर्तन। ऐसे में विश्व स्तर पर ये कोशिश की जा रही है कि वो देश जो कृषि प्रधान देश हैं वो सस्टेनेबल यानी सतत विकास को अपनाए और हम जानते भी हैं कि आज जो किसान है इसको समझ भी रहा है। तो इन जो ज़िलों में इस पर कितना फोकस रहने वाला है? नहीं, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया और एक बहुत बड़ा कारण इन जनपदों का जो हम लोगों ने देखा, क्योंकि रेन फेड एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ पर जो इरिगेटेड एरिया कम है और क्योंकि वो वर्षा पर निर्भर करते हैं तो क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन जनपदों में प्रोडक्टिविटी पे आता है, क्योंकि या तो लंबे समय सूखा पड़ गया या सूखा नहीं पड़ा तो ज़्यादा बारिश एकदम से आ गई, तो दोनों प्रकार से, और ऐसे ही रबी में भी हीट वेव आ गई फरवरी मार्च में, तो उसका प्रभाव प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा पड़ता है वजह उन क्षेत्रों के जहाँ पर इरिगेशन का बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है इस तरह की दिक्कतों का, तो इन जनपदों में हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हम लोग जो है बहुत बड़े स्केल पे उसको एज अ स्ट्रैटेजी हम लोग रन करेंगे और जो भी हम लोग नई किस्म के बीज या टेक्नोलॉजीज़ देंगे वो ये सुनिश्चित करेंगे ये बीज ऐसे हों जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, यानी कि वो लंबे सूखे में भी वो सर्वाइव कर जाएं और ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी सर्वाइव कर जाएं। तो इस तरह के हमारे साइंटिस्ट ने देश में ऐसी किस्में ईजाद कर ली हैं। अब हमारा प्रयास ये होगा और हमें ये जो अभियान के रूप में चलाना होगा कि ये इन बीजों को हम सीधे किसानों तक सर्टिफाइड बीज जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, हाई प्रोडक्टिविटी के हैं, उनको हम पहुंचा दें। और साथ ही साथ जो अन्य टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसी प्रकार से जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, उस सॉइल हेल्थ कार्ड को उपयोग करके कैसे हम कम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा देके या उसमें कार्बन कंटेंट को बढ़ा के अन्य प्रकार से कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। तो ये बहुत सारे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव्स हैं और एक पिलर्स हैं, उसको हम लोग जरूर इन योजनाओं में और उनकी इससे संबंधित योजनाओं को यहाँ केंद्रित करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो सर इसमें क्या सिंचाई को लेकर के भी कुछ योजनाएं रहेंगी, क्योंकि आपने खुद बताया कि वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश के भरोसे रहते हैं किसान, तो ऐसी
योजनाएं जिनसे ज़्यादा बेहतर सिंचाई की सुविधा हो सके उन पर भी फोकस रहेगा? हाँ, देखिए इसमें सबसे बड़ा फोकस रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग सिंचाई के साधन है उसका ज़्यादा एफिशिएंसी से, यानी कि उसका ज़्यादा संतुलित प्रयोग हो। तो वो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं हम वहाँ पर केंद्रित करेंगे, चाहे ड्रिप हो चाहे स्प्रिंकलर हो, जिससे कि जो मान लीजिए अंडरग्राउंड सिंचाई भी हो रही है, नहर से भी हो रही है, तो उनको हम बेहतर तरीके से फ्लड इरिगेशन के बजाय हम माइक्रो इरिगेशन से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें। दूसरा है कि सरफेस वाटर को कैसे हम बचा सकें वहाँ पे, क्योंकि बारिश, ऐसा नहीं कि वहाँ बारिश नहीं होती है, वर्षा खूब होती है, लेकिन वो पानी नदियों में चला जाता है या बाढ़ बन के निकल जाता है, संचय नहीं हो पाता। तो उन जल संचयन की योजनाएं जो अलग विभाग के, हमारे अपने विभाग की भी, कृषि विभाग की भी जल संचयन की योजना है, तो उन, और वाटरशेड अप्रोच है जहाँ पर हम चेक डैम छोटे छोटे बना के पानी को रोक के, उन योजनाओं को भी हम यहाँ पर केंद्रित करेंगे, जिससे कि वो जल वहाँ रुक सके और फिर वो दोनों फसलों में उसका उपयोग भी हो सके, और वाटर टेबल जो नीचे है वो भी, जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल वो बेहतर हो, जिससे कि वाटर सोर्सेज भी जो पहले से एग्जिस्टिंग है वो सूखे नहीं भविष्य में। तो ये सारे जो स्ट्रैटेजीज हम लोग इन ज़िलों में या जनपदों में अपनाएंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए सर, जैसा कि आपने बताया कि सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था रहेगी, इन पर भी कार्य किया जाएगा, यानी उत्पादकता जो है वो तो बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद अगली जो चुनौती आती है कि हमारे किसान फसल को रखे कहाँ, भंडारित कैसे करें, या फिर बाज़ार के अनुसार अगर अपनी फसल को बेचना चाहें तो उनके सामने किसी तरह की चुनौती ना रहे, वो बाज़ार को समझते हुए बेचे ताकि उन्हें अच्छा लाभ भी हो। तो भंडारण की सुविधा को लेकर क्या प्रयास रहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि दो तरह का हम लोगों का व्यवस्था होती है। एक तो जो वैसी फसलें जहाँ जो इसमें पेरिशेबल नहीं है, मतलब जिसकी शेल्फ लाइफ लंबा है, जो मेनली हमारी क्रॉप्स होती हैं, उसमें तो हम लोग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था पहले ही से है, और उसको हम लोग और ज़िला प्रशासन भी मॉनिटर करेगा कि जो फसल उग रही है उसका एमएसपी पे खरीद ठीक ठाक तरह से हो जाए, जो भी हमारी नीतियाँ उस आधार पे। लेकिन साथ साथ जो पेरिशेबल्स हैं, मेनली जिसमें हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स आती हैं, फल हैं, सब्जियाँ हैं, और ये अन्य हॉर्टिकल्चर के जो हमारे आजकल स्पाइसेस का और इसका भी बहुत ज़ोर है इस वक्त, इन प्रोड्यूसर्स में जो पेरिशेबल हो जाती हैं उसमें वैल्यू एडिशन का और स्टोरेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम लोगों ने जो हमारी योजनाएं हैं पहले ही से, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की है, या मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, या हमारे जो फूड प्रोसेसिंग का जो हमारा मंत्रालय है उसमें बड़े फूड पार्क्स लगाने का या बड़े योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने की योजना है। तो इन सभी योजनाओं को हम लोग ये वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके एक हम लोग गैप एनालिसिस करके एक एक्शन प्लान बनाएंगे कि कौन सी फसल वहाँ ज़्यादा हो रही है, कितना वैल्यू एडिशन हम वहाँ पर संभव है, कितना गैप है, उस गैप को हम कैसे पूरा कर सकें, और उसमें निजी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होगा। निजी सेक्टर में हमारा मतलब ये नहीं है कि केवल कॉर्पोरेट सेक्टर आएगा, निजी सेक्टर से हमारा मतलब है एग्रीकल्चर के जो हमारे किसान हैं, एंटरप्रेन्योर्स, वो भी हो सकते हैं, जो हमारे वहीं से निकले हुए ग्रेजुएट्स हैं बीएससी एग्रीकल्चर के अन ग्रेजुएट्स वो हो सकते हैं, एफपीओज जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हो सकती है, कोऑपरेटिव्स बहुत जगह अच्छा काम करती है, तो सहकारिता में भी वो लोग, इन लोगों को हम बढ़ावा देंगे, जिससे कि जो वो वैल्यू एडिशन वहाँ करें तो उससे जो प्रॉफिट हो वो वापस किसानों को या मेंबर्स को या उन लोगों को वहीं पहुंच जाए, और कॉर्पोरेट भी आएगा तो उनको भी वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये जब वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम जब डेवलप करेंगे, कोल्ड चेन्स डेवलप करेंगे, तो उससे एक तो फायदा होगा, लॉसेस कम होंगे, साथ ही साथ किसानों को जो है उचित मूल्य मिल जाएगा, और ग्लट के समय कोई ये नहीं संभव होगा कि उनको सस्ते में बेचना पड़ रहा है मजबूर होकर, क्योंकि प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको प्रोसेस करके उसको आगे वैल्यू एड करके पैकेजिंग करके हम जो है बेच सकते हैं भविष्य में। तो इस तरह से जहाँ भी इस तरह के अनुभव ये रहा है, इस तरह के प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, वहाँ किसानों को अच्छा मूल्य मिलता है, लॉसेस कम होते हैं, और जनरल वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता है। तो वही स्ट्रैटेजी हम इन 100 जनपदों में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और फसल भी उनकी सुरक्षित रहती है। अब सर अगला मेरा सवाल ये है कि सर हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो छोटे और मझोले किसान होते हैं उनकी एक बड़ी चुनौती होती है कि उनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं होती है। जब उनकी फसल बिकेगी तब उनके पास पैसा आएगा, लेकिन सीज़न किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स को लेकर, यानी जो ऋण की सुविधा है उसको लेकर इन क्षेत्रों में, इन ज़िलों में किस तरह का कार्य किया जाएगा? क्या किसी तरह की छूट भी रहेगी स्पेसिफिक इन ज़िलों के लिए? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस योजना की एक खासियत है, जैसा कि आकांक्षी जनपदों में भी ये खासियत थी कि जब वो आरंभ हुई थी योजना, तो उसमें कोई
अतिरिक्त बजट की व्यवस्था नहीं थी, एग्जिस्टिंग स्कीम्स को ही ज़्यादा अच्छी तरह से कन्वर्ज करके और साथ ही साथ उसको अपेक्षाकृत प्रोपोर्शनेट ज़्यादा वहाँ पर आउटले देके हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जो भी स्कीम हो, और क्रेडिट वाला भी, जैसे मैंने कहा कि क्रेडिट, क्योंकि उन जनपदों में ऐसे जनपद ज़िले चुने गए हैं जहां पर क्रेडिट फ्लो कम था, और ये क्रेडिट फ्लो कम होने के कई कारण हो सकते हैं कि बैंकों ने जो है उतना रुचि नहीं दिखाई हो, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे तो उनकी तरफ पहुंचे ना हो। तो एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा इस योजना के मॉनिटरिंग का और परफॉर्मेंस का रहेगा कि हम शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म दोनों क्रेडिट को बढ़ा सकें। जब क्रेडिट बढ़ेगा तो स्कीम में जो छूट है जो हम लोग देते हैं शॉर्ट टर्म लोन में, वो जो कहते हैं हर किसान को मिलती है, जिससे कि लोन उनको 4% पे मिल जाता है 8.5% के बजाय, वो छूट उनको अनमन होगी। लेकिन साथ ही साथ उनके लिए हम लोग विशेष कैंप्स लगा के प्रयास करेंगे कि ये उनको ये छूट के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए या बैंक का अकाउंट लेना है जिससे कि ऋण मिल सके, वो बहुत तेज़ी से हो जाए। और साथ ही साथ उससे लिंक जो फसल बीमा योजना है कि किसी वजह से वहाँ अगर नुकसान हुआ, क्योंकि रेन फेड एरिया नुकसान के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उन जगहों पे अगर रेन फेड एरिया में नुकसान हो गया तो किसान को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनका फसल बीमित होगी तो उनको मुआवजा भी इंश्योरेंस कंपनी देंगी। तो उसको भी हम कोशिश करेंगे सभी को सैचुरेट करें। तो ये क्रेडिट और इंश्योरेंस दोनों में हमारा विशेष प्रयास रहेगा कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को वहाँ पर जो है कवर कर सके, आच्छादित कर सकें। जी, अब सर महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष प्रावधान रहेगा, क्योंकि महिला कृषि के क्षेत्र में कितना योगदान दे रही है अब ये बात साबित हो चुकी है, और विशेष तौर पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप अपने गांव में रहें, वहीं पर ही आप काम देने वाले बने, काम मांगने वाले ना बने। तो युवाओं और महिलाओं पर भी क्या कोई फोकस रहेगा, क्योंकि ये दो ऐसे बिंदु हैं जिन्हें अगर आप मजबूत करते हैं तो पूरा समाज मजबूत हो जाता है। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं महिलाओं की बात करूंगा। ये आप खुद ही देखती होंगी फील्ड में जब भी जाती होंगी कार्यक्रमों को लेके कि कृषि क्षेत्र का जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, भले ही लैंड ओनरशिप अभी 50% ना हुई हो, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स में महिलाओं को अब ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कृषि भूमि में भी हक मिलने लगा है, तो अब धीरे धीरे करके महिला किसान जो खुद लैंड ओनर है उनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन फिर भी उसके वो ना भी हो, लेकिन पूरा हमारा फैमिली फार्मिंग का कंसेप्ट है, पूरा परिवार किसानी में लगता है और महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। विशेष रूप से पशुपालन में तो होता ही है, और साथ ही साथ हार्वेस्टिंग हो या रुपाई हो धान की, या बीच में और भी जो काम होते हैं गांव में, आप देखेंगे खेतों में महिला काम करती हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो योगदान महिलाओं का ये रहेगा कि हम लोगों ने, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इस कार्यक्रम से जुड़ा है, तो जो स्वयं सहायता समूह है, जो हमारे ड्रोन दीदियां हैं, जैसे ऐसी हमारी लखपति दीदियां हैं, काफ़ी कुछ कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि हम महिला एंटरप्रेन्योरशिप को इसमें आगे बढ़ाएं, और कृषि क्षेत्र से जुड़ी जो महिला हैं, आपने देखा होगा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 अक्टूबर को एक कार्यक्रम किया था जिसमें सफल किसानों को साथ में इंटरेक्ट किया था। उसमें कई महिला किसान भी थीं और उन्होंने उनको अपनी बातें बताई। तो महिला किसानों के रूप से विशेष रूप से मैकेनाइजेशन में, जिसमें उनकी ड्रेजरी कम हो सके, उनके जो काम करना है उसमें उनको जो है कम मेहनत लगे और आउटपुट अच्छा हो जाए। साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह को जोड़ के वैल्यू ऐड करा के रोजगार बढ़ा के, जैसे ड्रोन दीदी हैं, ऐसी अन्य भी तरह के व्यवसाय हो सकते हैं कृषि से जुड़े, जिसमें जो महिलाओं को हम जोड़ सकते हैं और हम लोग जोड़ेंगे भी। युवाओं के लिए विशेष रूप से ये प्रयास रहेगा कि जब हम FPOs बनाते हैं, जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, क्लस्टर में काम करते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी जब आती है, चाहे वो पॉली हाउस हो, चाहे वो वैल्यू एडिशन हो, पोस्ट हार्वेस्ट हो, उसमें जितने भी हम लोग के जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं, उसमें हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये युवा अब वापस कृषि क्षेत्र में आकर्षित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको इसमें इनकम का भी एक बहुत बड़ा जरिया मिल रहा है, और साथ ही साथ उनके लिए नया कुछ करने का जो जज्बा होता है, एक इंटेंशन होता है कि ट्रेडिशनल काम ना करके हम कुछ नया करें। तो नया करने का भी एक अवसर अब कृषि क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे AI आ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को जब हम बढ़ावा दे रहे हैं और देंगे, स्टार्टअप्स को जब हम बढ़ावा दे रहे हैं इन क्षेत्र में, तो युवा अपने आप ही वहाँ पर आकर्षित होकर कार्य करेंगे। बिल्कुल सर, अब अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक प्रभाव देखने को मिलेगा ज़मीन पर, और इसे किस तरह से इवैल्यूएट किया जाएगा कि जो ये 100 ज़िले हैं, जो प्रयास हो रहा है, उसका प्रभाव
किस हद तक है, किस स्तर तक है? देखिए, इसका प्रभाव अभी हम लोगों ने जनपदों जिलों में ज़िला कलेक्टर्स के साथ मीटिंग की है, उनको सेंसिटाइज किया है, सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हर ज़िले में एक है जिनको हम वहाँ पर भेज रहे हैं और लोगों ने जाना शुरू किया है गाइडेंस के लिए। नवंबर में एक्शन प्लान जो 5 साल का है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी अपेक्षा है कि सभी जनपद जो है वहाँ के स्थानीय स्टेक होल्डर से जो जनपद स्तरीय कमेटी है और सारे जो हितधारक है उनके साथ मिलके बना लेंगे और उसको बनाने के बाद इस साल जो भी बजट बचा हुआ है उसको हम इनकॉर्पोरेट करके इस साल उसका शुभारंभ हम रबी से ही कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअल एक्शन प्लान जो बन जाएगा वो अगले वित्तीय वर्ष से हम उसको और बड़े स्केल पे हम उस एक्शन प्लान के हिसाब से ज़्यादा फंड्स देके, अभी तो हम एग्जिस्टिंग फंड्स पे ही हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम और गति दें, लेकिन अगले अप्रैल से हम उसको बड़े स्केल पे इसको हम आरंभ करेंगे। एक्शन प्लान नवंबर में बन जाएंगे पूरे 5 साल के। इस रबी में जहाँ से भी आवश्यकता होगी हम अतिरिक्त फंड उपलब्ध करा देंगे जिससे कि वो उसको बहुत गति अभी से ही दे सकें और फिर उसके बाद अगले साल से इस एक्शन प्लान के आधार पे और तेज गति से हम लोग आरंभ करेंगे। और इसमें एक चीज़ हम लोगों ने व्यवस्था रखी है, नीति आयोग ने एक डैशबोर्ड बनाया है, वो डैशबोर्ड में हमारे आउटपुट और आउटकम इंडिकेटर्स की आउटपुट वो की जो फिजिकल अचीवमेंट्स हैं विभिन्न योजनाओं में जो टारगेट के हिसाब से वो देखे जाएंगे, मॉनिटर किए जाएंगे, और आउटकम ये कि उसका नतीजा क्या निकला, प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, क्रेडिट कितना बढ़ा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है पोस्ट हार्वेस्ट, उसकी हम लोग जो है मॉनिटरिंग करेंगे और वो मॉनिटरिंग जो होगी वो लगातार चलती रहेगी। और हम अपेक्षा करते हैं कि 5 साल में इन जनपदों के जो आउटकम्स हैं, जो एक पैरामीटर्स हैं जो एक थोड़ा रिलेटिवली कम थे राज्य के औसत से, वह राज्य के औसत के बराबर या उससे ऊपर भी जाएगा, ऐसा हमारी पूरी अपेक्षा है। और साथ ही साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैं बता नहीं पाया हूँ कि एक बहुत बड़ा इसमें जो हम लोगों ने व्यवस्था की है वो ये है कि जितने भी जनपद से लेके गांव स्तर के एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के पद हैं जो रिक्त रह जाते हैं, एक बहुत बड़ा कारण वहाँ पर सर्विस डिलीवरी अच्छा ना होने का ये भी है कि पद रिक्त हैं। जो गांव स्तर में जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं अलग अलग विभागों के, फिर जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, उसमें रिक्तता बहुत रह जाती है। तो अब ये राज्यों को ये कहा गया है और उनको और ये करेंगे भी वो कि इन सब पदों को प्रायोरिटी से वो भरते हैं। जब ये सारे पद भर जाएंगे, सारे प्रशासनिक व्यवस्था जो किसानों की सेवा के लिए है वो जब पहुंच जाएगी तो एक गुणात्मक सुधार तो अब स्वतः ही आपको देखने को मिलेगा कि गांव में अधिकारी पहुंच रहे हैं, कर्मचारी पहुंच रहे हैं, कार्य को देख रहे हैं और इकोसिस्टम एक वाइब्रेंसी आ जाएगी। तो वो भी हम लोग जो है हमारा प्रयास है कि मार्च अप्रैल तक वो भी सारे पद भर जाएं। और मॉनिटरिंग का एक बहुत बड़ा एक वेटेज टूल ये होगा कि आपने कितने पद रिक्त रखे हैं, कितने भर गए। तो इसलिए राज्यों को, जिलों को भी ये ध्यान रखना होगा कि वो सारे पद अपने भर दें, जिससे कि जो योजनाओं का संचालन में जो गुणात्मकता के लिए जो बाधा आती है वो समाप्त हो सके। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पूरी आशा है कि जो ये 100 ज़िले हैं, जब अगली बार हम बात करेंगे तो बहुत ही चमकदार आंकड़े होंगे इन ज़िलों के विकास को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको बताया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी और योजना की पूरी जानकारी हम लेकर आएँ तो इसके बारे में आप हमें बताएं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करने के लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा। वॉल पर लिखकर या मैसेंजर के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सरकार आपके साथ कार्यक्रम का टोल फ्री नंबर यानी हमारा कॉल सेंटर नंबर ये भी आप नोट कर लें, 1800-113060। इस नंबर पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें सरकार आपके साथ। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे सरकार आपके साथ कार्यक्रम में आपसे इजाज़त। अगले अंक में एक और योजना की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी